हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरन्न बाधात, उठो जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको कक्षा 11, आइए कक्षा 11 में हिंदी का जो गद्य भाग है, जिसे हम गद्य गरिमा के नाम से लोग जानते थे, आज आपको पाठ 4 एक नया पाठ है, उस नया पाठ पर लेकर के चलते हैं। पाठ 4 ये आपका और सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों के लिए आवश्यक है। ये दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। इसका हम आप लोग अध्ययन करेंगे और इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने पहले हम इस पीडीएफ देखिएगा, इस लेक्चर में आपकी 4 वीडियो लगभग बनी हुई हैं और उन सभी का हम क्रमशः आपको दिखाएंगे, बताएंगे भी और समझाएंगे। तो पहले सबसे पहले इस भाग में 4 भाग किए। इस भाग के अंतर्गत हम सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय पहले अध्ययन करेंगे और जीवन परिचय के साथ उनका साहित्यिक परिचय और उनके भाषागत शैलीगत जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह की आचरण की जो सभ्यता नामक जो पाठ है बहुत ही अच्छा है। हाँ, आपको बताया जाता है प्यारे बच्चों, बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए, हंसते मुस्कुराते रहिए। हाँ, हंसमुख आकर्षक व्यक्तित्व जानते हैं क्या होता है? अरे ये जीवन की एक अमूल्य निधि होती है, हंसमुख और आकर्षक व्यक्तित्व। इसलिए कभी भी मुरझाए हुए फूलों की तरह मत रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। हाँ, आइए शुरू करते हैं हमारे साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ और खुशी के साथ। आज सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय हम आप लोग पहले देखते हैं और फिर इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, फिर इनके भाषागत शैलीगत विशेषताओं को भी अध्ययन करेंगे और सामान्य हिंदी के जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो सभी बच्चे सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं उनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, आइए आपको बताते हैं। इनका जीवन कैसा रहा है, जीवन परिचय कैसा रहा, इसका हम आप लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। शुरू हो जाए, चलिए। देखिए, ये सरदार पूर्ण सिंह जी हैं और सरदार पूर्ण सिंह जी का ये चित्र बना हुआ है। इसमें संक्षेप में इनकी जानकारी हमने यहाँ पर उल्लिखित की है। क्या है कि इनका जन्म 17 फरवरी सन 1881 में हुआ था। आप देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहला पाठ आपका है इस गद्य गरिमा का गद्य भाग में पहला पाठ कौन सा है? भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पैदा हुए, 1864 आ गया उनका। और इसके बाद आगे आप देख रहे हैं ये 1881 में इनका जन्म हुआ। ये कौन थे? सरदार पूर्ण सिंह जी। और ये सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जीवन परिचय, इसको आप रट लें। तो सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय कब हुआ, आप क्या बताएंगे? इनका जन्म सन 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था आप देखिए, संक्षेप में बताएंगे। ये एबटाबाद है। क्या बताएंगे? एबटाबाद। ये पाकिस्तान में पड़ता है। आज जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है एबटाबाद। और द्विवेदी युग के निबंधकार थे ये। द्विवेदी युग के निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्विवेदी युग के निबंधकार रहे और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। देखिए कितना सुंदर, 31 मार्च सन 1931। पैदा कब हुए? सन 1881, 17 फरवरी सन 1881 में, और मृत्यु इनकी 31 मार्च सन 1931 ईस्वी में। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, संक्षेप में ना, इसको याद कर डालिए। हाँ, इनकी देखिएगा बहुत कम रचनाएं हैं। आपने देखा सच्ची वीरता, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, सच्ची वीरता। आपसे पूछा जा सकता है कि सच्ची वीरता के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सच्ची वीरता के लेखक डॉक्टर ये सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। आचरण की सभ्यता, बहुत सुंदर निबंध, बहुत अच्छी बात बताइए, बहुत अच्छा पाठ है। आप देखिएगा इस पूरे पाठ का सबसे ज्यादा आपके लिए उपयोगी, बहुत ही अच्छा पाठ आपके लिए है। आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम, ये भी आपका निबंध है। और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, ये भी आपकी एक जीवनी है। इसको भी इन्होंने सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है? कन्यादान और पवित्रता। कन्यादान और पवित्रता, दो रचनाएं इनकी प्रमुख रही हैं। आप इन रचनाओं को याद कर लें और
बहुत संक्षेप में इनका जीवन परिचय भी दिया। आइए विस्तार से थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है। पहला प्रश्न आपसे देखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिएगा। इस प्रकार से आपको आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा और इसका उत्तर आपको देना है कम से कम 80 शब्दों में। कितने शब्दों में? कम से कम 80 शब्दों में। ये 80 शब्द देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे ज़्यादा, आपको बताएंगे भी ज़्यादा, लेकिन उसमें से आप जो है कम से कम 10-15 लाइन, 10 से 12 लाइन, 15 लाइन आप ज़रूर लिखें। और अगर आप 10 लाइन लिखने में सफल रहे तो आपके वो 80 शब्द तो हो ही जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे। और याद रखें, अनर्गल शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा वर्जित है, कम लिखिएगा। आप मुख्य मुख्य चीज़ें इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, चलिए चलते हैं सरदार पूर्ण सिंह जी का जीवन चक्र। जिस प्रकार हिंदी के संसार में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आपने सुना होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपनी 3 कहानियों के आधार पर श्रेष्ठ कहानीकारों की श्रेणी में अपना स्थान पा लिया था। उन्होंने 3 कहानियां मात्र लिखी, उन 3 रचनाओं के बल पर ये श्रीधर शर्मा गुलेरी जी प्रथम स्थान पा लिया उन्होंने, अर्थात इन्होंने जो श्रेष्ठ कहानीकारों में स्थान पाया। उसी प्रकार सरदार पूर्ण सिंह जी ने बहुत थोड़े निबंध लिखे और थोड़े से निबंधों के लेखक होते हुए भी हिंदी साहित्यकार निबंधकारों में इन्होंने अगली पंक्ति के अधिकारी हो गए, अर्थात ये भी उच्च स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। इन्होंने बहुत कम निबंध लिखे हैं। चलिए इनका जीवन देखिएगा। जीवन परिचय। सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में सीमा के प्रांत एबटाबाद जिले के सलहड़, नाम क्या था? सलहड़ नामक गांव, गांव का नाम क्या है? सलहड़, और प्रांत क्या है? एबटाबाद। एबटाबाद आज कहाँ पड़ता है? भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। एबटाबाद सलहड़ नामक गांव में इनके एक बहुत ही संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में सीमा प्रांत कहा जाता है। एबटाबाद जो है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है, पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। एबटाबाद जिले के सलहड़ नामक गांव में इनका एक संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ और पिता के सरकारी नौकरी में, ये सरकारी नौकरी करते थे इनके पिताजी के सरकारी नौकरी में बाहर रहने के कारण ये बालक सरदार पूर्ण सिंह का जीवन धर्मपरायण अर्थात माता के मतलब सात्विकता अर्थात माता की देखरेख में ही इनका संपन्न रहा, पूरा प्रभावित रहा। अर्थात सात्विक स्वभाव की इनकी माताजी थी, तो इनका सात्विकता का प्रभाव इनकी माताजी के स्वभाव के अनुसार इन पर पड़ा। तो आप संक्षेप में फिर से अब जान गए होंगे, सरदार पूर्ण सिंह जी का जो जन्म है वो पाकिस्तान में आज पड़ता है एबटाबाद, वो सलहड़ नामक गांव में सन 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और ये इनके पिताजी नौकरी करते थे और जब जहाँ कहीं नौकरी करते थे वहाँ पर इनको लेकर के कम जाते थे। सबसे ज़्यादा इनका समय माता जी के साथ में ये रहे और माता जी के साथ में रह, चूँकि माता जी बहुत सात्विक विचारधारा की थी तो ये भी बहुत ही सात्विक विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी रहे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रावलपिंडी में हुई। रावलपिंडी कहाँ पर है? आपको पता है ना, रावलपिंडी आज भी पाकिस्तान में। ये इंटरमीडिएट की परीक्षा लाहौर से उत्तीर्ण की थी। हाँ, लाहौर, पाकिस्तान लाहौर, आप जान रहे हैं ना। इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? लाहौर से उत्तीर्ण करके ये रसायन शास्त्र के अध्ययन करने के लिए जापान चले गए। देखिए, एक अच्छे परिवार से थे और धन से संपन्न परिवार से रहे, इसलिए ये विदेश में पढ़ने के लिए भी गए और वहाँ पर यहाँ टोक्यो की इंपीरियल यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। कहाँ पर? टोक्यो में गए और टोक्यो की इंपीरियल यूनिवर्सिटी है, उस इंपीरियल यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र का अध्ययन करने के विशेष अध्ययन के लिए गए और वहाँ पर विश्व धर्म संस्था में, कौन सी? विश्व धर्म सभा में स्वामी रामतीर्थ से इनकी मुलाकात हुई और उनसे जब इनकी परिचय हुआ तो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब इन्होंने सन्यासी हो गए। कितनी बड़ी बात है। सरदार पूर्ण सिंह जी भाई कहाँ पे? इनका एबटाबाद अलहड़ नामक गांव में पैदा हुए। माताजी के स्वभाव के, माताजी के साथ रह करके इनका पूरा समय व्यतीत हुआ और रावलपिंडी में, देखिए बताइए, रावलपिंडी के इंटरमीडिएट जो कॉलेज था वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की और ग्रामीण अंचल से निकल करके किस तरीके से इन्होंने अपनी रावलपिंडी में इनकी जो शिक्षा आरंभ हुई और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये
रसायन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिए विदेश चले गए थे, टोक्यो। और टोक्यो में इंपीरियल यूनिवर्सिटी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी? इंपीरियल। उस इंपीरियल यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्र की अध्यापन का कार्य किया और वहाँ विश्व धर्म सभा हुई थी। उस विश्व धर्म सभा में ये गए और वहाँ पर इनकी जो मुलाकात है वो स्वामी रामतीर्थ से हो गई और उनके आचारों विचारों का जब आदान प्रदान हुआ तो इतना प्रभावित हुए कि ये संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात फिर ये भारत लौट आए। कहाँ पर लौट आए? इन्होंने रसायन शास्त्र का जो अध्ययन करने के लिए पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके सीधा भारत आ गए और भारत में ये क्या किया? भारत लौटने पर विचारों में परिवर्तन आने से उन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले विवाह किया और गृहस्थ जीवन यापन किया और देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में ये अध्यापक हो गए। ये देहरादून में एक इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में ये अध्यापन का कार्य करने लगे और कुछ समय उपरांत वहाँ से नौकरी छोड़ करके ग्वालियर चले गए। अब देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता रहा। पहले ये रावलपिंडी में पढ़े प्रारंभिक शिक्षा, वहाँ से इंटर किया, फिर टोक्यो चले गए, वहाँ जाकर के रसायन शास्त्र में अध्ययन किया और वहीं विश्व धर्म सभा के जब सभा हुई उस सभा में उपस्थित रहे, तभी स्वामी रामतीर्थ के संपर्क में आए और किस प्रकार से इनके विचारों में परिवर्तन हुआ, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, सीधे भारत फिर वापस आ गए और भारत में आकर के क्या किया इन्होंने? भारत में आकर के इन्होंने वैवाहिक जीवन यापन किया, अर्थात संन्यास को छोड़ दिया, त्याग दिया और फिर ये शादी की, शादी करके गृहस्थ जीवन यापन किया और देहरादून के इंपीरियल इंस्टीट्यूट है ना, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, उस फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में ये अध्यापक हो गए और कुछ समय वहाँ नौकरी की और नौकरी छोड़ करके उसके बाद फिर ग्वालियर चले आए और जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम दिनों में पंजाब में जड़ावाला गांव है। पंजाब में कौन सा गांव है? जड़ावाला। उस जड़ावाला गांव में खेती बाड़ी का काम भी करने लगे। चूंकि फॉरेस्ट विभाग के रसायन शास्त्र के रहे तो काफ़ी अच्छी जानकारी रही, फॉरेस्ट विभाग में भी नौकरी की। इसके बाद ये जड़ावाला गांव में खेती बाड़ी करने लगे और खेती में नुकसान हो गया इनका। क्या हो गया? खेती पहले आप जानते हैं ना, खेती में पानी की व्यवस्था होती थी, अकाल पड़ता था, सूखा पड़ने के कारण जब पानी में नहीं मिल पाता था, सिंचाई के साधन इतने कम थे, इसलिए इनको अर्थ संकट से ग्रस्त हो गए, अर्थात काफ़ी फाइनेंस इनको आर्थिक नुकसान हो गया और उससे ग्रस्त होकर के कष्ट उठाते रहे। और मार्च 19 कब ये 31 मार्च सन 1931 ईस्वी में, 31 मार्च अर्थात पैदा कब हुए? देखिए 17 फरवरी सन 1881 में इनका जन्म हुआ था और 31 मार्च सन 1931 ईस्वी में ये स्वतंत्र व्यक्तित्व का ये साधु साहित्यकार अर्थात बहुत अच्छे सच्चे स्वभाव वाले थे। ये 50 वर्ष की आयु में देहरादून में ही इनका दिवंगत हो गए और वहीं इनका स्वर्गवास हो गया था। तो किस तरीके से कहाँ ये पहुँचे, गांव से निकल करके कैसे इन्होंने पढ़ाई की और कैसे पढ़ाई करने के बाद किन से इनका मुलाकात हुआ और वहाँ से आकर के वो संन्यास ग्रहण किया। उसके बाद फिर यहाँ आ गए तो फिर संन्यास का पद छोड़ दिया और संन्यास को त्याग करके इन्होंने गृहस्थ आश्रम को ग्रहण कर लिया, विवाह कर लिया। फिर इसके बाद ये नौकरी करने चले गए फॉरेस्ट विभाग में, कहाँ? देहरादून में, ठीक है। वहाँ पर अध्यापक हो गए और वहाँ नौकरी करने के बाद नौकरी भी छोड़ दी और छोड़ करके ग्वालियर चले गए। और जब इनका जीवन का कुछ अंतिम समय आया तो ये पंजाब में एक जड़ावाला गांव था, वहाँ खेती बाड़ी करने लगे। खेती बाड़ी में इनका नुकसान ज़्यादा हो गया और जब नुकसान हो गया तो आर्थिक संकट में ये अपना जीवन यापन करते रहे और धीरे धीरे 31 मार्च सन 1931 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरीके से इनका जीवन परिचय रहा। जीवन परिचय के साथ आप जानते हैं सभी बच्चे जीवन परिचय के साथ इनकी रचनाएं भी लिखें और सामान्य हिंदी के स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं वो जरूर लिखें, इनकी रचनाएं भी जानें। और बहुत कम रचनाएं इनकी, देखिएगा सरदार पूर्ण सिंह जी के अधिकतर निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होते रहे। क्योंकि ये ग्वालियर गए थे ना, सरस्वती पत्रिका झांसी पड़ता है ना, तो झांसी सरस्वती पत्रिका प्रकाशित होती रही, वहाँ पर प्रकाशन के विभाग में भी कुछ दिन रहे। उन्होंने केवल 6 निबंधों की रचनाएं की हैं। सबसे पहले निबंध कौन सा लिखा है इन्होंने? कन्यादान या नैनों की गंगा। कन्यादान या नैनों की गंगा, आंखों से आंसुओं की धारा, कितना सुंदर निबंध है। मजदूरी और प्रेम इनका निबंध बहुत अच्छा है। सच्ची वीरता भी इन्होंने लिखी है, पवित्रता भी लिखी है, आचरण की सभ्यता, बहुत अच्छा निबंध है। आप इसको पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार निबंध है और वास्तव में आपकी आंखें खोल देगा। आपको विशेष ज्ञान की अनुभूति होगी कि वास्तव में आप किस अंधकार में आप हैं।
चलिए, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन भी इन्होंने लिखा। इन निबंधों के बल पर ही हिंदी गद्य साहित्य में ये बहुत महान उच्च कोटि के ये निबंधकार कहलाए हैं। तो इस तरीके से इनकी कुछ ये 6 निबंध थे। इन 6 निबंधों को जरूर याद रखें। सच्ची वीरता किसकी रचना है, मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है, ये कन्यादान या नैनों की गंगा किसकी रचना है, आचरण की सभ्यता तो इसे आप पढ़ेंगे ही, पवित्रता किसकी रचना है, ये भी एक निबंध है, याद रखें। और इनके साथ ही आइए चलते हैं अब दूसरा प्रश्न, साहित्य, हिंदी साहित्य वालों के लिए। पहला दूसरा प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह जी की साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिएगा। ये साहित्यिक परिचय जो पूछा जाता है ये साइंस वाले के कम बल्कि आर्ट साइड वालों को पूछा जाता है, जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनसे। तो आइए शुरू करते हैं, इस प्रश्न को भी जान लेते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह भावात्मक निबंधों के जन्मदाता थे। ये ऐसे निबंध लिखते थे जिसमें भावात्मकता आती थी। उत्कृष्ट गद्यकार थे और उनका साहित्य, संपूर्ण साहित्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता से पूरी तरह से ओतप्रोत था, प्रेरित था। उन्होंने जिस विषय का भी चित्रण किया उसे बहुत ही सोच समझ करके किया और विषय का चुनाव करने में उन्होंने एक विशुद्ध दृष्टि रखी का परिचय दिया है। अर्थात अब देखिएगा किस तरीके से इन निबंधों की रचना की है। अध्यापक जी ने प्रायः सामाजिक और आचरण संबंधी विषयों पर निबंधों की रचना की है। सामाजिक और आचरण संबंधी निबंधों पर इन्होंने रचना ज्यादा की है और इसीलिए ये उच्च कोटि के निबंधकार भी कहलाए हैं। उनके लेखन में जहाँ कहीं विचारशीलता वहीं भावुकता के तत्व भी ज़्यादा विद्यमान हैं। विचारशीलता के साथ भावुकता ने मिलकर के उनके लेखन को बहुत ही आकर्षक और प्रभावपूर्ण और महत्वपूर्ण बना दिया है। सरदार पूर्ण सिंह के मात्र 6 निबंध उपलब्ध हैं, परंतु इतने ही निबंधों में निबंध साहित्य के क्षेत्र में आपने एक अमिट छाप छोड़ी है और द्वितीय युग के एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। किंतु उनके जो निबंधों में द्वितीय युग की निरस्ता और विविध विषयों पर लिखने की जो व्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती है। अर्थात इन्होंने जो लिखा हिंदी साहित्य का, देखिएगा हिंदी साहित्य कोश के अनुसार इनकी जो प्रशंसा के बारे में कुछ कहा गया है, उनके निबंधों की भावना का वो आवेग और कल्पना की वैसी उड़ान मिलती है जिसने आगे चल करके छायावाद को विकसित किया है। किसको विकसित किया? छायावाद को विकसित किया है। वस्तुतः उनके निबंधों में हमें छायावादी स्वच्छंदतावादी, कौन सा? स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अर्थात बहुत ही स्वतंत्र विचारक रहे। आइए बेटा थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिया करें भाई। आइए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए, ये जो कला वर्ग के हमारे जो आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं उनके लिए, साहित्यिक हिंदी के लिए, सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शैली का परिचय दीजिएगा। तो कैसे आप परिचय देंगे? भाषा शैली आपकी, इनकी कौन कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया है, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। भाषागत विशेषताएं, सरदार पूर्ण सिंह जी की जो भाषा शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। शुद्ध और परिमार्जित जब होती है तो वो क्लिष्ट होती है, अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द ज्यादा पाए जाते हैं। जी, सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है जो विषयों को स्पष्ट करने में पूर्ण सामर्थ्य रखती है। इतना ही नहीं, भाषागत सरलता और व्यवहारिकता पूर्ण सिंह की विशेष विशेषता रही है। शब्दों का जो कथन और उनकी शब्द योजना विलक्षण है। भाषा में कशावट और स्पष्टता है। जो भाषा उनकी है वो बहुत ही स्पष्ट थी। संक्षेप में इनकी भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे संस्कृत प्रचलित तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का प्रयोग। आपके जो रचनाएं हैं उसमें संस्कृत के प्रचलित तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग आपने बाखूबी किया है और जनसाधारण के लिए एक बोधगम्य बनाना इनका जो विशेष उद्देश्य था। अतः उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है जो नित्य प्रति प्रयोग में आते थे। अधिकांश इन्होंने व्यवहारिक भाषा का ही प्रयोग किया है, व्यवहार में प्रयोग मतलब प्रयोग में लाए हैं। जैसे
तत्सम शब्द क्या है? स्वभाव, साधु, ज्वाला, किरण, ऋण, प्रेम, सेवा, ये तत्सम शब्द है। और तद्भव जैसे फूल है, पत्ता है, धूल है, ये हाथ है, मिट्टी है और घड़ा है। इस प्रकार से ये इन्होंने जो है तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया। उर्दू तथा फारसी के शब्दों का भी और उसके उदाहरणों का भी आपने प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। और जैसे बर्फानी, शिकवा, दीदार, तलाक, अश्क और बेसहारे आदि ये उर्दू शब्द हैं और फारसी के शब्द हैं। कहीं कहीं उर्दू और फारसी के शेरों का भी आपने उल्लेख किया है, उसका भी। जैसे इन्होंने क्या, किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दायरे फानी सी, देखिए दिया फानी में, इस दायरे फानी में, और ठिकाना वे ठिकाना, और मका वर लामका रखना। ये एक फारसी का शेर है और फारसी के शेर का इन्होंने उपयोग किया है। अंग्रेजी शब्दों का भी आपने प्रयोग किया है। कहीं कहीं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों में जैसे मार्च, पॉलिसी और क्रूसेट्स आदि, ये पार्ट्स आदि का आपने, ये अंग्रेजी शब्द हैं, ऐसे अंग्रेजी शब्दों का भी आपने प्रयोग किया। इस तरह से आप जान गए होंगे कि भाषा की जो विशेषता रही है वो संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करने में पीछे नहीं रहे। उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है और यहाँ तक कि उर्दू और फारसी के उदाहरणों को भी आपने प्रयोग किया है और अंग्रेजी शब्दों का भी आपने प्रयोग करने में पीछे नहीं रहे। मुहावरों का भी आपने प्रयोग किया है। आपकी मुहावरेदार भाषा रही है। भाषा में मार्मिकता तथा चुटीलापन लाने के लिए अध्यापक जी ने, सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक थे, अध्यापक इनकी उपाधि के रूप में जाने जाते हैं। तो अध्यापक जी ने समाज में प्रचलित मुहावरों का भी प्रयोग किया है। जैसे संक्षेप में आप कह सकते हैं, इनकी भाषा प्रौढ़, संयत, परिमार्जित और एवं व्याकरण के नियमों के अनुकूल थी। भाषा जो थी परिमार्जित जब होती है, जिसे हम शुद्ध भाषा कहते हैं, वो व्याकरण के अनुकूल होती है। उसमें व्याकरण का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और कोई भी गद्य जब लिखा जाता है ना, गद्य लेखन काव्य लेखन से कहीं कठिन होता है, श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि गद्य में व्याकरण को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और काव्य की जब आप रचना करते हो उसमें लयबद्धता ज़्यादा होती है। तो व्याकरण में उसमें कुछ डिनाई करते हैं, अर्थात व्याकरण का उतना कसौटी नहीं होती है। आप देखिएगा यहाँ पर जो गद्य होता है उसमें परिमार्जित, व्याकरण के नियमों के अनुकूल और विषय की अनुकूलता की दृष्टि से भाषा में स्वाभाविकता भी पाई जाती है। और इनकी भाषा के दो रूप स्पष्ट रूप से, एक साधारण और दूसरी क्लिष्ट भाषा, दोनों भाषाओं का आपने प्रयोग किया है। कथानक के वर्णन में भाषा का साधारण रूप रहता है। कथानक का जो जब लिखते हैं तो साधारण रूप रहता है, तथा विचार प्रधान रचना में बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हो जाती है। और भाषा के दोनों रूपों में इनका एक पूर्ण अधिकार था। कहीं कहीं भावावेश के कारण व्याकरण संबंधी बातें भी अवश्य मतलब भूल हो ही जाती है। भावावेश में क्या होता है, जो कहना चाहिए वो नहीं कह पाते हैं, दूसरी उसको शब्दों को आप जो है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, तो व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं। आइए शैली, तो अभी आपने जो देखा भाषागत विशेषताएं थी, अब आप जानेंगे शैलीगत विशेषताएं। हम इसका अध्ययन करेंगे। और शैली क्या है? शैली जिसे आप रीति कहते हैं वही शैली होती है। सरदार पूर्ण सिंह एक महान शैलीकार भी थे। उनकी शैली में उनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है और शैली की ही लेखन का व्यक्तित्व होती है। इस उक्ति के साथ आपको बताया गया कि शैली ही लेखक का व्यक्तित्व है। ये उक्ति उनके निबंधों में पूर्णतया चरितार्थ होती है, परिलक्षित होती है और उनकी शैली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विचारात्मक शैली, आपने विचारात्मक निबंध लिखे इसलिए इनकी शैली विचारात्मक शैली है। और जहाँ विषय गंभीर है वहाँ विचारात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। इस शैली में भाषा संस्कृत निष्ठ है। भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ है। और संस्कृत निष्ठ का मतलब होता है संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग करने में ये नहीं, उसका प्रयोग किया है, बाखूबी किया है। और वाक्य कभी लंबे हो जाते हैं तो कभी बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। यदि एक ब्राह्मण, अब देखिए कितना लंबा वाक्य इन्होंने लिखा है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वो कन्या जिस किसी भी जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो और जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहें या चले जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा। कैसी भाषा है? मौनमयी भाषा। किस देश में, किस जात में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता है, अर्थात सभी समझते हैं। बहुत अच्छा, कितना लंबा वाक्य था
और कितनी अच्छी बात आपने इस आचरण की सभ्यता नामक पाठ से ही ये गद्यांश का कुछ अंश दिया गया। कितना सुंदर रहा, विचारात्मक शैली। आप ये सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक जी के ये विचार थे, इन विचारों को आपने सुना। आइए आगे चलते हैं और बहुत ही थोड़े शब्दों में। शैली में वाक्य बहुत छोटे, भाषा सरल और उर्दू शब्दों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। लोकोक्तियां और मुहावरों का भी सशक्त हो गई थी। और शैली का एक छोटा सा उदाहरण दिया है। गाढ़े के कमीज को एक विधवा सारी रात बैठ करके सीती है। कौन? गाढ़े की कमीज। गाढ़े माने गरीबी के समय की, जो संकट की मुसीबत के समय जो उन्होंने कमीज पहनती थी, उसको एक विधवा स्त्री किस तरह से सारी रात बैठ करके उसको सीती है। साथ ही वो अपने दुर्भाग्य पर रोती भी है कि दिन को खाना ना मिला और रात में कुछ मयस्सर ना हुआ, अर्थात रात में भी कुछ मुझे आराम करने को नहीं मिला। अब एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी और तब कुछ तो खाने को मिलेगा। मेहनत करती थी, अर्थात पहले लोग सिलाई मशीन का अभाव था तो लोग हाथ से सिलाई करते थे, सुई धागे से। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने ये शैली की भावात्मक विचारात्मक शैली समझा। अब आइए भावात्मक शैली का उदाहरण देखते हैं। भावात्मक शैली, इस शैली में भाषा काव्यमयी हो जाती है और भावनाओं का वेग उमड़ पड़ता है। आध्यात्मिक विचारधारा होने के कारण ही इस शैली में रहस्यात्मक कथन भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये भावात्मक शैली के उदाहरण है। आप देखिएगा, ये भावात्मक शैली का उदाहरण आप इसको पढ़ लें। इस माता और बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का ही नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। किसका वस्त्र है? मेरी आत्मा का वस्त्र है। और इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है, अर्थात इसको हम धारण करेंगे ताकि इस गरीब को रोटी मिले, इसे रोजी मिले। और इसीलिए कहा गया है कि कभी रोटी ना दान दीजिए, रोटी आप खिलाने की कोशिश ना करें, रोजी रोटी कमाना उसको सिखा दीजिएगा, तो वो कभी फिर बार बार आपके यहाँ भिखारी बन करके नहीं आएगा। हमारी सरकारें यही कर रही हैं कि किस तरह यहाँ पर रोजगार सबको उपलब्ध करा रही हैं। हाँ, लेकिन कुछ आलोचक भी हैं, ये भी सिद्ध करते हैं कि ये सरकार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैला दिया। विश्व में भारत की आज जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी है और ये सबसे बड़ी महामारी के रूप में है। आप ये जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी जो मुसीबत और सबसे बड़ा जो संकट है देश के सामने, बेरोजगारी है। नवयुवकों का बेरोजगार रहना। आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? आत्मनिर्भर बने, भरण पोषण बने और स्वावलंबी बने। लेकिन आज देखिएगा जिस तरीके से बेरोजगारी, अच्छे पढ़े लिखे लड़के भी बेकार बेरोजगार हो रहे हैं। और रोजगार उसे थोड़ी ना कहते हैं कि आप एमएससी बीएससी पीएचडी डीलिट एमफिल करने के बाद भी आप पकौड़ा बेचें, चाय बेचें। ये कोई रोजगार है क्या? ये तो जीवन का, ये जिंदा रहने के लिए आप मजबूरी में एक छोटा सा धंधा करते हैं। बेरोजगारी का निबंध जब आप लिखेंगे तो आप क्या सिद्ध करेंगे? बेरोजगारी किसे कहते हैं? आपकी योग्यता, आपकी इच्छा और क्षमता, तीन चीजें। आपकी योग्यता, इच्छा और क्षमता के अनुरूप आपका रोजगार मिलना ही, और इसके अनुरूप जब आपको रोजगार नहीं मिलता है, आपकी योग्यता, शिक्षा और योग्यता के अनुरूप जब आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो आप बेरोजगारी कहलाते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए बेरोजगारी की परिभाषा आज की सरकारों ने बदल दिया है। ये पकौड़ा बेचो। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपणी गंगा की अर्थात गंगा की बाढ़ चली आ रही है, अर्थात ये इसमें भावात्मक निबंध है और किस तरीके से गरीबों के प्रति उनकी आस्था थी, अपने विचारों को व्यक्त किया है। यहाँ पर भावात्मक शैली है। इसी उद्धरण शैली भी आपने अपनाया है और जगह जगह पर आपने उदाहरण दिए हैं, इसलिए कि आपकी रचनाओं में उद्धरण शैली भी आई है। ये देखेंगे ना, इन उदाहरण दिया, हुए थे आंखों के कल इशारे, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे और उधर तुम्हारे। तो प्यारे बच्चे, काव्यमयी भाषा और आपने उदाहरण शैली का भी प्रयोग किया है। इसी के साथ ही अब ये समाज शैली का भी बाखूबी आपने प्रयोग किया है सरदार पूर्ण सिंह ने। तो आपने विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली और इसके बाद उद्धरण शैली का प्रयोग किया। अंत में आप देखेंगे समाज शैली का भी आपने बाखूबी प्रयोग किया है। और समाज शैली में देखिए, पुस्तकों में छोटे छोटे नुस्खों से उदाहरण कैसे दिया है। पुस्तकों में लिखे नुस्खों से तो और भी अधिक
बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल करके पी लिए जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होगी। आदर्श आचरण की प्राप्ति कैसे होगी, इसका पूरा खाका और उसका रूप और नियम, ये सारी चीज़ें आपको आचरण की सभ्यता नामक निबंध में मिलेगा। और इस आचरण की निबंध नामक जो पाठ है उसको कल आप पढ़ेंगे और घर से भी पढ़ करके आए तो कहना ही क्या है। जब आपकी इसकी व्याख्या की जाएगी, आपको इसको बताया जाएगा आचरण की सभ्यता नामक पाठ को, निबंध को, तो बहुत ही आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए घर से पढ़ करके आइएगा। और ध्यान रखें, आर्ट साइड के भी स्टूडेंट, जितने भी कला वर्ग, हिंदी कला वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो साहित्यिक हिंदी का अध्ययन करते हैं तो भाषा शैली और साहित्यिक परिचय, ये दो प्रश्न विशेष रूप से तैयार करते हैं। लेकिन जो हमारे सामान्य हिंदी के स्टूडेंट होते हैं वो जीवन परिचय पढ़ते हैं, और जीवन परिचय के साथ रचनाएं विशेष रूप से याद रखें। चलिए, तो आपने जान लिया कि सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शैली कैसी थी। विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, उद्धरण शैली और समास बहुला शैली का भी आपने प्रयोग किया है। और व्यंग कसने में भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने व्यंगात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। कौन सी शैली? व्यंगात्मक शैली का भी आपने प्रयोग किया है। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, आज का ये जो लेक्चर था अब लगभग समाप्त हो रहा है। और आप सभी लोग इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो भी इसमें त्रुटियां हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में नोट करें। तभी तो कहा गया है, दोसुम तुमे कथयचित तास समाधेया। जब आप हमारी कमियों को बताएंगे ना, तभी हम उनका सुधार करेंगे, समाधान करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी कमियां आपको कहीं नज़र आ रही हैं, कहीं आपको असुविधा हो रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट करें। और इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमें भी विश्वास हो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है। और इसी के साथ ही कल फिर मिलेंगे आचरण की सभ्यता नामक पाठ पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।